आंदोलन से सियासत में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने लोगों की उम्मीदों को पूरा भी किया, उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की उन उम्मीदों से खुद को निराश पाया। दिल्ली में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ने जितना काम किया उससे ज्यादा उनके फैसलों पर संग्राम भी मचा, चाहे टैंकर घोटाले का सवाल हो या फिर 21 संसदीय सचिवों का। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 14 फरवरी 2015 ये वो तारीख थी जब दिल्ली ने एक सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री के हाथों में अपनी तकदीर कैद कर दी। इनकलाब! ये वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ पहली बार रुका। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ये वो तारीख थी जब ईमानदारी की नई पहचान बने केजरीवाल के सियासी इम्तिहान का मीटर डाउन हुआ। आप सब लोग रोज मेरे से सवेरे मिलने आया करोगे, लेकिन 16 महीने में केजरीवाल की राजनीति 16 बार पलटी मार चुकी है। आरोपों की राजनीति आरोपों की कीचड़ में ही धंसी है। 53 से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चले आ रहे हैं। 2014 तक 15 तक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनते थे तो संवैधानिक थे, आम आदमी पार्टी ने बना दिए तो असंवैधानिक हैं। ये तो दोगलापन नहीं चलेगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि बंद दफ्तरों से खींचकर सत्ता को आम आदमी के दरवाजे पर पहुंचाने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल कैसे सत्ता की चार दीवारी में ही घिर कर रह गए। हर भ्रष्ट को सलाखों के पीछे भेजने का दम भरने वाले केजरीवाल को 16 महीने में एक भी कामयाबी क्यों नहीं मिली? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की दुहाई देने वाले केजरीवाल क्या दूसरे दलों की तरह अपने भ्रष्टाचार से आंखें बंद कर लेते हैं? दिल्ली में केजरीवाल सरकार खुद काम करना नहीं चाहती या केंद्र की मोदी सरकार उन्हें वाकई काम करने नहीं देती? खुद को दिल्ली पर फोकस करने की दुहाई देने वाले केजरीवाल की आंखों में किन किन सूबों को जीतने के सपने पल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या परंपरागत राजनीति को पलटकर ताजगी भरी राजनीतिक व्यवस्था के हामी केजरीवाल खुद भी एक रेगुलर सियासतदां बनकर रह गए हैं? जिस कसौटी को केजरीवाल ने दूसरों के लिए पैमाना बनाया था, उस कसौटी पर वो खुद को शायद कसना नहीं चाहते। जो लग रहा था कि वो एक सोशल सर्विस के लिए आए थे, अभी धीरे धीरे आम पॉलिटिशियन की तरह वो भी एक पॉलिटिशियन बनने जा रहा है। कोशिश तो कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि पॉलिटिक्स बिना वो उसका भविष्य भी कुछ नहीं है। नहीं, बहुत सारे सवाल उनके ऊपर भी उठा है, उसको जवाब सही ढंग से नहीं देके वो उसको राजनीतिक जवाब दे रहे हैं। तो इसीलिए वो आपने जो सवाल पहला किया था, क्या वो पॉलिटिशियन बन गए, उसके जवाब से ही लग रहा है कि वो पॉलिटिशियन ही बन गए। केजरीवाल उन लोगों में नहीं है जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई और इनकम टैक्स के आला अधिकारी होते हुए सामाजिक बदलाव पर काम किया, अन्ना की उंगली पकड़ी और फिर राजनीति का पहुंचा ऐसे पकड़ा कि सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को पूरे तन मन धन के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सत्ता कई समस्याएं लेकर भी आती है। एक मंत्री फर्जी डिग्री में जेल गए, तो एक पूर्व मंत्री पत्नी से मारपीट के चक्कर में जेल। 21 विधायक संसदीय सचिव बनकर फंस गए। दूसरों से खुद को आदर्शों में 4 बित्ता ऊपर दिखाने वाले केजरीवाल यही दलील देकर बैठ गए कि वो करें तो लीला, हम करें तो पाप। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये देख रहे हैं कि 100 चूहे खा के कांग्रेस हज को चली,
100 चूहे खा के बीजेपी हज को चली। तो बीजेपी जब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाती थी तो लीगल है, तब तो संवैधानिक है। हम जब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए तो संवैधानिक नहीं है। शीला दीक्षित जी की सरकार आई, उन्होंने अजय माकन जी को, जो सबसे ज्यादा अभी चिल्ला रहे हैं आजकल। दरअसल सरकार बनने के बाद केजरीवाल के तेवर बदल गए। जिन्हें राजनीति में चोर कहते थे, उनसे गले मिलने लगे, तो कभी बगल में बैठने लगे। और दिल्ली जब कूड़ा कूड़ा होने लगी तो आरोपों के तीर मोदी सरकार और बीजेपी पर चला दिए। दिल्ली को इन्होंने गटर बना के छोड़ दिया है। दिल्ली देश की राजधानी है। प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पता नहीं क्या मुंह लेके दुनिया में जाते हैं। आप लंदन चले जाओ, चमाचम कर रहा है लंदन। वॉशिंगटन चले जाओ, चमाचम कर रहा है वॉशिंगटन। टोक्यो चले जाओ, चमाचम कर रहा है टोक्यो। पता नहीं जब बैरक ओबामा मिलता भी होगा तो कहता होगा जी तुम्हारी दिल्ली में आया था, दिल्ली में तो बदबू आती। फिलहाल तो केजरीवाल के 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में है और इससे ज्यादा सरकार की साख कि क्या भ्रष्टाचार से लड़ने की मार कुंद हो गई है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया। इस पर भेजे गए बिल को राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन की मुहर नहीं मिली। और तो और चुनाव आयोग तक की अंतरिम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि सरकार का यह फैसला गलत था। इसके बाद ही यह माना जाने लगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 21 विधायकों की सदस्यता अब खतरे में है। और अब तो दिल्ली के कानून सचिव भी कहने लगे हैं कि उन्होंने तो पहले ही सरकार को चेता दिया था। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 21 संसदीय सचिव। दिल्ली की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव की रेवड़ी बांट दी। तब उनको भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि इसकी मिठास एक दिन उनके गले में सबसे बड़ी करवाहट बन जाएगी। 21 संसदीय सचिवों को नियुक्त करने का जो बिल उन्होंने विधानसभा से पास कराया था, उसे जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रोक दिया तो केजरीवाल की बौखलाहट ऐसे सामने आई। इस देश में राष्ट्रपति हो या गवर्नर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उनके नाम पे काम होता है। चुनी हुई सरकारें या जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो उनके नाम पे काम करती हैं। राष्ट्रपति के पास फाइल नहीं जाती है, गवर्नर्स के पास फाइल नहीं जाती है, एलजी साहब के पास फाइल नहीं जाएगी। तो ये बेसिक नॉर्म है सरकार का कि एलजी के नाम पर, गवर्नर के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर होता है। होम मिनिस्ट्री की फाइलें मानी जाती हैं। ये जो सारी फाइलें आती है ना, प्रेसिडेंट साइन नहीं करते। दरअसल इस विवाद की शुरुआत उसी दिन हो गई जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव का पद दे दिया। लाभ के पद के दायरे में आने वाले संसदीय सचिवों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने हल्ला मचाया तो केजरीवाल ने विधानसभा से एक बिल पास कराकर संसदीय सचिव को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया। लेकिन इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली और केजरीवाल के 21 विधायक फंस गए। These 21 MLAs were appointed as parliamentary secretary to a minister on 13th March, in less than 13 days of Arvind Kejriwal coming to power in Delhi. It is not only procedurally and legally wrong, it is ethically also wrong. Nowhere in the country you would find 1/3 of the MLAs being appointed as parliamentary secretary. इस बीच आज तक को चुनाव आयोग की वो इंटरनल रिपोर्ट मिली है जिसे आयोग के रेफरेंस एंड कोर्ट केसेस सेक्शन ने तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मंत्रियों के लिए संसदीय सचिव नियुक्त करने का कोई प्रावधान मौजूदा कानून के अंदर नहीं है। चुनाव आयोग की ये इंटरनल रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों का जवाब मिलने के बाद तैयार की गई है। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग करीब इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि दिल्ली में 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति कानून के मुताबिक अवैध है। एक अमेंडमेंट अब जो लाना चाह रहे थे उसमें जोड़ा जाना था जहां चीफ मिनिस्टर है, पार्लियामेंट्री चीफ मिनिस्टर, वहां उसके आगे मिनिस्टर और जोड़ना चाह रहे थे, जिसका मतलब ये होता कि मिनिस्टर के साथ भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो लगाए जाएं वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन वो बिल तो कानून बना नहीं। 14 संसदीय सचिव इनके हिसाब से लीगली बनते, 14 बनते का मतलब 100% मेंबरों मिनिस्टरों की संख्या में वृद्धि होती।
भारत का संविधान परमिट कर रहा है केवल 10%, 7 मंत्री। आप विधानसभा के नियम से बना रहे हैं 14 मंत्री, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो विधानसभा का कोई कानून भारत के संविधान को अमेंड नहीं कर सकता। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये बताने के लिए काफी है कि कैसा गड़बड़ झाला है, लेकिन अपने बचाव में दिल्ली सरकार कहती रही कि उन्हें कोई लाभ तो मिला नहीं, फिर हंगामा क्यों? स्कूलों के अंदर 8000 क्लासरूम बन के तैयार हो रहे हैं। 31 जुलाई तक बन जाएंगे 8000 क्लासरूम। एक एक स्कूल में जा के मैपिंग करी है इन्होंने, पार्लियामेंट्री हमारे एमएलएज ने। अब इस चिट्ठी को गौर से देखिए। ये दिल्ली के कानून विभाग के सचिव आर किरण नाथ की चिट्ठी है। चिट्ठी में साफ साफ ये जाहिर की गई है कि केजरीवाल सरकार को दिल्ली मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अमेंडमेंट बिल विधानसभा में पेश करने से पहले केंद्र सरकार की सहमति लेनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल सरकार ने कानून सचिव की इस राय को ताक पर रखा और केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार किए बगैर 21 विधायकों को संसदीय सचिवों की रेवड़ियां बांट दी। अपनी जेब में नैतिकता लेकर चलने वाले केजरीवाल ने अपने ही कानून सचिव की बात नहीं मानी और जब बात बढ़ी तो अपने विधायकों की पढ़ाई लिखाई की दुहाई देने लगे। हमारे एमएलए मेहनती हैं, क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, एमबीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। इन लोगों की तरह नहीं है जो दूसरी पार्टियों में सारे अनपढ़ बैठे हैं। जवाब में बीजेपी ने केजरीवाल के 17 ऐसे विधायकों की सूची जारी कर दी जिनमें सबसे पढ़ा लिखा शख्स सिर्फ 12वीं पास है। लेकिन इस तूतू मैमे में दाग उस संसदीय परंपरा पर पड़ रहा है जिसमें आंदोलन के खाक से निकलकर केजरीवाल दिल्ली की सत्ता के शिखर पर पहुंचे हैं। 21 संसदीय सचिव के मुद्दे पे जहां केजरीवाल सरकार पहले से ही घिरती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉ सेक्रेटरी के चिट्ठी के सामने आने के बाद मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हर मुद्दे पे दूसरों को सलाह देने वाली केजरीवाल सरकार ने आखिर अपने ही अधिकारियों की सलाह क्यों नहीं मानी। कैमरामैन प्रताप और कुमार कुणाल के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल हमेशा से भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा करते रहे हैं। 2015 के चुनावों में दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के दावों पर पूरा भरोसा किया और उन्हें 67 विधायकों के साथ दिल्ली की सत्ता सौंप दी। अब केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का दावा करती है। हाल ही में शीला सरकार के वक्त के टैंकर खरीद में घोटाले की जांच एसीबी को सौंप दी गई है, लेकिन उस जांच की आंच दिल्ली सरकार तक भी पहुंच रही है। ये अगर 2 महीने के अंदर शीला दीक्षित जी जेल नहीं गई तो ये अपनी मूंछ कटवा लेंगे। जुबानी जंग जब मूंछों तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए मसला बड़ा है, सियासी मुद्दे के हिसाब से भी और विरोधियों पर वार के लिहाज से भी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी से बीजेपी लगातार पूछती रही कि आखिर शीला दीक्षित पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को ठंडे बस्ते में क्यों डाला। तो केजरीवाल और उनकी सरकार ने फाइल उपराज्यपाल को भेजी और जांच एसीबी को सौंप दिया गया। भाजपा ये कह रही है कि केजरीवाल के ऊपर भी मुकदमा कर दो, पानी के टैंकर भी बंद कर दो, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि शीला दीक्षित पे जिसके खिलाफ सबूत है, रिपोर्ट है, जांच हो चुकी है प्रिलिमिनरी, उनके ऊपर एफआईआर कब होगी। मेरा यह मानना है कि इस वक्त शीला दीक्षित गिरफ्तार होनी चाहिए। जनता के पैसों का जो नुकसान हुआ है वो शीला दीक्षित से रिकवर होना चाहिए। मैं ही अकेली नहीं थी उसमें, सब होते हैं, ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है एक IAS का, और बीजेपी का भी मेंबर होता है उसमें, और MCD के भी मेंबर्स होते हैं। तो सब है तो कलेक्टिवली पहले देख तो लूँ कि क्या कह रहे हैं। ऐसे ही आपने कह दिया 400 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो LG ने उस शिकायत को भी ACB को भेज दिया। केवल LG ऑफिस से जो रिपोर्ट आई है, ये इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी के मुताबिक जो वाटर टैंकर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बारे में, तो कमेटी ने से मिला उनको जांच के बाद मिला है कि इसमें इरेगुलरिटीज हुई है। करीब 400 करोड़ के आसपास घोटाला है, लेकिन हम उसमें सारे एस्पेक्ट्स पे जांच करेंगे जो कमेटी ने दिया, बाकी डॉक्यूमेंट एविडेंस देंगे, सबको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। टैंकर घोटाले में जांच का दायरा बढ़ा तो केजरीवाल का कुनबा बिफर गया और फिर वही पुरानी जुबानी जंग।
ये भी दिलचस्प है कि जिस वक्त केजरीवाल सरकार ने शीला के खिलाफ टैंकर घोटाले की फाइल खोली, ठीक उसी वक्त कांग्रेस दिल्ली की पूर्व सीएम को या तो उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब की प्रभारी बनाने के लिए माथापच्ची कर रही है। ऐसे ही आपने कह दिया 400 करोड़ रुपए का घोटाला है, इतने बरसों क्यों नहीं आया भाई वो, अब क्यों आ रहा है? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इतना ही मैं कहना चाह रही हूँ। अब टैंकर घोटाले पर सियासी घनचक्कर ऐसा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन किसके साथ है और कौन किसके विरोध में। 400 करोड़ के टैंकर घोटाले पर सियासत सुलग रही है और उम्मीद है कि अभी सुलगती रहेगी। आरोप और प्रत्यारोप जारी रहेंगी, वार और पलटवार भी होंगे, लेकिन सवाल ये कि सियासत से भला किसका होगा? किसी का भी हो, ये तय है कि कम से कम दिल्ली का तो नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। केजरीवाल सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, दिल्ली की जनता ने उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ केजरीवाल की जंग देखी है। बात चाहे चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति की हो या फिर महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की, अरविंद केजरीवाल ने हमेशा उपराज्यपाल नजीब जंग पर मोदी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। हाल ही में तो अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर यहां तक कह दिया कि आप कुछ भी करिए, मोदी आपको उपराष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। जी और मुख्यमंत्री के बीच में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा ही होगा, तो उसको सॉल्व करने का तरीका दिया गया है, वो उस तरीके को फॉलो नहीं किया जाता। भले ही नजीब जंग दिल्ली के उपराज्यपाल हो, भले ही उपराज्यपाल दिल्ली का सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता हो, भले ही उपराज्यपाल ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई हो, लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को लगता है कि उपराज्यपाल को सारे काम उनके हिसाब से करने चाहिए, न कि वो काम करने चाहिए जो संवैधानिक तौर पर ठीक हो। सरकार तो हमें चलानी है। कानून में लिखा हुआ है कि अगर एलजी साहब को कोई दिक्कत है तो वो मुख्यमंत्री को लिखेंगे। मुख्यमंत्री और एलजी साहब के बीच में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो एलजी साहब उस मामले को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रेफर करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एलजी साहब के बीच में भी अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो एलजी साहब उस मामले को राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। वो 3 स्टेप्स रूल नंबर 45, 46, 47 है शायद टीबीआर का, उसको कभी फॉलो ही नहीं करते वो। हाल में संसदीय सचिवों को लेकर उठे विवाद पर केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल से इस कदर नाराज हुए, पाल पर अनैतिक और अवैध काम करने के आरोप लगाए। केजरीवाल ने लिखा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितने भी अनैतिक, अवैध और जन विरोधी काम करते हो, वो आपको उपराष्ट्रपति नहीं बनाने वाले हैं। झूठा सीबीआई का निराधार कोई मामला नहीं बनता था, फिर भी छापा डलवा दिया गया। जो हमारे जायज काम है, इतने बिल जनहित में हमने पास किए विधानसभा के अंदर, उसको आपने पेंडिंग रखा हुआ है। तो मंशा क्या है? दिल्ली के लोगों का अपराध क्या ये हो गया कि उन्होंने झाड़ू को वोट दे दिया कि आप चाहे जितनी चाटुकारिता कर लीजिए, जितना भी प्रयास कर लीजिए, आपको उपराष्ट्रपति का पद नहीं मिलने वाला है। तो इसको लेके कोई उनके काम को देखिए, उनका कर्म ही ऐसा है कि हर अच्छे काम पे रोक लगाना। इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब फरवरी 2015 में केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। फरवरी 2015 में पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन से जुड़े मामलों की फाइल को लेकर विवाद हुआ। दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए कि केंद्र के अंदर आने वाले तीनों विषयों की फाइल पहले सीएम दफ्तर को भेजी जाए। मई 2015 में चीफ सेक्रेटरी को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में खूब विवाद हुआ। उपराज्यपाल ने शकुंतला गैमलिन को चीफ सेक्रेटरी बनाया तो दिल्ली सरकार ने मोर्चा खोल दिया। जून 2015 में एलजी ने एसीबी चीफ के पद पर एमके मीणा की नियुक्ति को मंजूरी दी तो एक बार फिर केजरीवाल सरकार ने विरोध का झंडा बुलंद किया। जुलाई 2015 में एलजी ने डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष पद पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति को खारिज कर दिया। एलजी ने कहा कि मालीवाल की नियुक्ति के लिए उनकी इजाजत नहीं ली गई। हालांकि बाद में एलजी ने यह कहते हुए मालीवाल की नियुक्ति बनाए रखी कि हर हाल में बॉस वही है। और 2015 में वैट कमिश्नर को लेकर विवाद शुरू हुआ। दिल्ली कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके ये पूछा कि वैट कमिश्नर को पदमुक्त करने की वजह क्या थी। दिसंबर 2015 में एलजी ने केंद्र को डीडीसीए घोटाले की जांच के खिलाफ चिट्ठी लिखी। एलजी ने अपनी चिट्ठी में डीडीसीए घोटाले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी को अवैध बताया। केजरीवाल सरकार ने एलजी पर पलटवार किया और कहा कि वो सरकार के कामकाज में बेवजह दखल दे रहे हैं।
दिसंबर 2015 में ही एलजी और केजरीवाल के बीच जंग को एक नई धार तब मिली जब सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय पर छापेमारी की। वो सरकार के काम को ही मारने पे लगे हैं। अगर पत्र में 2-4 उनको ताने मार दिए गए तो इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार के काम को हर मौके पे खत्म करने का, मारने का, कानूनों को खत्म करने का, मारने का, बिलों को ना पास करने का, उसको मारने का प्रयास लगातार एलजी साहब कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार के आरोपों और जुबानी हमले का जवाब उपराज्यपाल शायद ही कभी देते हों, अक्सर टाल जाते हैं, लेकिन विरोधी केजरीवाल को नसीहत जरूर देते हैं। आप काफी लोगों को काफी समय तक उल्लू बना सकते हैं, सारे लोगों को कुछ थोड़े से समय के लिए उल्लू बना सकते हैं, थोड़े से लोगों को बहुत लंबे समय तक आप उल्लू बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को हमेशा के लिए उल्लू नहीं बना सकते। ये बात अरविंद केजरीवाल भूल रहे हैं। फैसलों पर सहमति नहीं बन पाई है, ऐसे में नुकसान दिल्ली का हो रहा है। इन सब के बीच ये भी दिलचस्प है कि पहले की सरकारों के वक्त भी उपराज्यपाल हुआ। आप देख रहे हैं आज तक, स्वागत है एक बार फिर से आपका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में कई सारी सियासी चुनौतियां हैं। अपने 21 विधायकों की सदस्यता बचाने से लेकर दिल्ली के विकास के वादों को पूरा करने तक। लेकिन अरविंद केजरीवाल की नज़र कुछ दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी है। वो पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, गोवा में उनके चुनाव लड़ने की खबर है और अब तो अरविंद केजरीवाल की गुजरात यात्रा से वहां भी चुनावी आहट आने लगी है। ये तस्वीरें 2 साल पुरानी हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे वाराणसी में मोर्चा खोल दिया था। ये मोर्चाबंदी मोदी के गृह राज्य गुजरात तक पहुंच चुका है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि केजरीवाल अगले विधानसभा चुनाव में गुजरात में भी दांव आजमाएंगे। जिन राज्यों में चुनाव लड़ने का फैसला किया जा चुका है, उन राज्यों की जानकारी आपके पास पूर्ववत है, पहले से है। जिन राज्यों में चुनाव लड़ने का पार्टी औपचारिक फैसला करेगी आने वाले समय में, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप लोगों को ही सबसे पहले बताया जाएगा। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल 9 जुलाई को 2 दिनों के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। 9 जुलाई को केजरीवाल सोमनाथ की यात्रा करेंगे, जबकि 10 जुलाई को सूरत में कारोबारियों से केजरीवाल की मुलाकात होगी। हालांकि केजरीवाल पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी गुजरात घूम आए हैं, तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने गुजरात की 26 में से 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन रिजल्ट आया तो सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इसलिए बीजेपी को लगता है कि गुजरात में केजरीवाल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। फ्लॉप फिल्मों का हीरो जिस तरह से करता है वैसे ही बर्ताव कर रहा है। गुजरात में तो ये मुंह की खाएंगे, क्योंकि गुजरात की जनता बहुत सूझबूझ वाली है। आज विश्व भर में गुजरातियों का और गुजरात का डंका बज रहा है, क्योंकि सूझबूझ वाली पब्लिक है। लेकिन इससे अरविंद केजरीवाल की कोई दाल नहीं गलने वाली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निशाने पर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं और निगाहों में गुजरात, जहां से प्रधानमंत्री आते हैं। केजरीवाल ने अभी खुलकर तो नहीं कहा है, लेकिन उनके गुजरात के दौरे को विधानसभा में उनकी चुनावी एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। शायद राजनीति इसी को कहते हैं, जो ना करो उस पर कुछ मत बोलो और जो करो उसका बार बार खंडन करो। 2 साल में हवा का रुख काफी बदल चुका है। केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी को कौड़ी का 3 बना दिया और कांग्रेस को 0। वो एक ऐसे सुपर हीरो की तरह उभरे जिसको लगता है कि पंजाब का रास्ता बहुत आसान है। अब पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यहाँ पे पंजाब के लोग इकट्ठे हुए हैं ये कसम खाने के लिए कि अब आने वाले समय में बादलों को उखाड़ फेंकना है, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी है, और अगर इसके लिए शहादत भी देनी पड़ी तो पंजाब के लोग शहादत देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि गोवा में भी केजरीवाल अपने लिए सुनहरा भविष्य देखते हैं, जहां बीजेपी की सरकार है। तो क्या केजरीवाल अपना सियासी रकबा दिल्ली से बढ़ाकर देश भर में विस्तार चाहते हैं? उनकी ये रणनीति क्या 2019 में तीसरे मोर्चे के संभावित नेता के रूप में खुद को स्थापित करने का है,
या फिर वो कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा विकल्प बनना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली विजय के बाद केजरीवाल ने खुद ही कहा था कि उनका फोकस सिर्फ दिल्ली पर रहेगा, लेकिन अब फिजा बदल गई है। अन्ना का आंदोलन चलाते वक्त केजरीवाल ने कहा था कि वो तमाम सियासी दलों को सिखाएंगे कि राजनीति कैसे चलाई जाती है। अगर पंजाब, गुजरात और गोवा में उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ती है तो इससे यही साबित होगा कि राजनीति कैसे की जाती है। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में बात बात पर राजनीति, मामला कूड़े का हो या फिर बिजली और पानी का, विरोधियों का वार होता है और सरकार का उस पर पलटवार जरूरी है। राजनीति के इस खेल में दिल्ली पिस रही है, झेल रही है। कभी दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बिखरा नजर आता है तो कभी दिल्ली में लोग बिजली और पानी की कमी से परेशान नजर आते हैं। ये हंगामा और हो हल्ला हर हफ्ते 10 दिन में दिल्ली में नजर आ जाता है। एमसीडी के सफाई कर्मचारी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते हैं और बकाये सैलरी की मांग करते हैं। एमसीडी में बीजेपी की सत्ता है, लिहाजा सरकार का एक ही जवाब होता है, सियासत हो रही है। तो बीजेपी को बताना चाहिए कि वो 165 करोड़ रुपए कहां खा गए नगर निगम की तनख्वाह, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह के। ये बीजेपी से कोई क्यों नहीं जाके पूछता है? ये जाके बताएं कि 165 करोड़ रुपए दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह के हिस्से के कौन खा गया भारतीय जनता पार्टी में? जवाब दे भारतीय जनता पार्टी इसका। और अगर उनके पास में जवाब नहीं है तो छोड़ दे दिल्ली नगर निगम को, हम चला लेंगे। केजरीवाल सरकार के दावे अलग और हकीकत अलग। सच्चाई यही है कि एमसीडी के फंड का बड़ा हिस्सा दिल्ली सरकार से मिलता है। पिछले साल जून में जब फंड नहीं मिला तो एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और फिर हड़ताल शुरू हो गई। एमसीडी कर्मचारी हड़ताल पर गए तो दिल्ली कूड़ा कूड़ा नजर आने लगी। एक बॉडी अगर साफ करे तो ये मेंटेन हो जाता है, चाहे नाला एमसीडी का हो चाहे पीडब्ल्यूडी का हो। तो समाधान इसका ये है कि एमसीडी को ही अपने नाले हों चाहे पीडब्ल्यूडी के नाले हों, दोनों के नालों की सफाई की जिम्मेदारी लेकर इसको ठीक करना चाहिए, साफ करना चाहिए। सही तरीका तो यही है। लेकिन जब एमसीडी की हड़ताल को लेकर जोरदार सियासत शुरू हुई तो केजरीवाल सरकार ने फंड जारी किया और तब कहीं जाकर बात बनी। लेकिन हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। दिल्ली की साफ सफाई करने वाली एमसीडी के फंड को लेकर किचकिच जारी है और अदालत को भी दखल देना पड़ा है। आज भी दिल्ली सरकार एमसीडी के साथ राजनीति का कोई न कोई मुद्दा ढूंढ ही लेती है। मसला सिर्फ एमसीडी और दिल्ली की सफाई का नहीं है, बिजली और पानी जैसी चीजों पर भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। आप पहले दिल्ली सरकार के मुखिया के दावों को सुन लीजिए। केजरीवाल के ये दावे चंद दिनों पहले के हैं, लेकिन अब हकीकत बदल गई है। ये पश्चिमी दिल्ली का इलाका है। लोग बिजली की अघोषित कटौती को लेकर परेशान हैं। लोकल फॉल्ट के नाम पर दिल्ली में बिजली कटौती हो रही है, जिससे सरकार भी परेशान है। दिल्ली के बिजली मंत्री ने बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के मालिक को तलब किया है। अगले हफ्ते मीटिंग रखी गई है। उनको कहा गया है कि आप पूरा रोड मैप लेकर आइएगा, कैसे इसको बिल्कुल सिस्टम को ठीक किया जा सकता है, और नेक्स्ट वीक उनको कॉल किया गया है। केजरीवाल सरकार बार बार दावा करती है कि पानी फ्री कर दिया गया है। चलिए मान लिया, लेकिन बिल के फ्री होने से पानी का संकट कहां खत्म हो गया? अब भी लोगों को एक मटके पानी के लिए घंटों तक लंबी कतार में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। 3 महीने से हमारे यहाँ एक बूंद पानी के लिए हम तरस रहे हैं और टैंकर लेने के लिए भी भीख मांगते हैं रोज यहाँ खड़े होकर। बोर्ड ऑफिस आके कंप्लेंट करते हैं तो क्या जवाब मिलता है? कोई जवाब नहीं मिलता। मैडम अभी पहुँच रहे, आधे घंटे में आ रहा है। आज प्रेशर बढ़ जाएगा, आज हमारा मोटर खराब। आंकड़ों की माने तो दिल्ली के द्वारका, रोहिणी, मुंडका, बवाना, वसंत कुंज, कालकाजी, ग्रेटर कैलाश, संगम विहार और महिपालपुर इलाकों में पानी की भीषण किल्लत है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में हर रोज 400 मिलियन लीटर पानी की कमी है। When Mahipalpur women are fighting for water, go to Paharganj every evening. There's a big queue and hue and cry. Women fight for water just nearby. एमसीडी और बिजली पानी की किल्लत के बीच एक और विवाद ने केजरीवाल सरकार को परेशान किया है। पॉल्यूशन पर काबू के लिए ऑड इवन स्कीम लागू की गई। जनवरी में स्कीम बहुत हद तक कामयाब रही, लेकिन अप्रैल में लागू किए गए दूसरे फेज में सरकार पस्त हो गई। फिर सरकार ने पूरे तामझाम से ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सेवा लॉन्च की, लेकिन वो सेवा विवादों में ऐसी फंसी कि मामला एसीबी तक पहुंच गया और परिवहन मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। मैं चैलेंज
देखिए, कहना चाहता हूं मोदी सरकार को, सीबीआई को, एलजी साहब को, एसीबी को कि एक पैसे के भ्रष्टाचार को अगर आप साबित कर दो तो आजीवन तिहाड़ जेल में काट करके बैठूंगा। अब दिल्ली सरकार मोहल्ला सभा जैसी अपनी महत्वाकांक्षी योजना में जुटी है। सरकार ने 70 विधानसभाओं से करीब 3000 मोहल्ला सभाओं को मंजूरी दी है। दावा ये कि लोगों की भागीदारी से विकास के कामों पर करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उम्मीद है कि मोहल्ला सभा के जरिए ही सही कम से कम दिल्ली में विकास की रफ्तार जोर पकड़ेगी। अब दिल्ली की जिम्मेदारी केजरीवाल की है। जनता ने उन्हें 67 विधायकों के साथ 5 साल के लिए सत्ता सौंपी है। ऐसे में उन्हें समझना होगा कि सिर्फ विरोधियों पर निशाना साधकर दिल्ली का भला कैसे होगा। आज तक ब्यूरो। आज देश में बीजेपी की हुकूमत है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष। जब यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष। दिल्ली के मुख्यमंत्री इन दलों की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, लेकिन तमाम सूबाई नेताओं की तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की कमान भी अपने ही हाथों में रखी है और इस कड़ी में वो लोग पार्टी से बाहर होते चले गए जिनसे केजरीवाल की बनी नहीं। अरविंद केजरीवाल 2015 में दिल्ली विजय ने अरविंद केजरीवाल को एक ऐसे राजनेता के रूप में स्थापित कर दिया जो अपनी ही खाक से निकलकर चमका हो। लेकिन तभी राजनीति के कुछ पुराने साथियों के छूटने की भी आहट मिलने लगी। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल से जिनकी नहीं बनी उनके लिए बाहर का रास्ता खोल दिया गया। पार्टी बनाते वक्त केजरीवाल के साथ खड़े रहने वाले योगेंद्र यादव हों या शांति भूषण या प्रशांत भूषण, सबको आपसे निकाल दिया गया। आज आप लोगों को चुनना पड़ेगा। मैं अब इस लड़ाई को और पिछले 1 साल से जितनी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग्स हुई हैं, हर मीटिंग के अंदर लड़ाई हुई है, हर मीटिंग के अंदर अवरोध हुआ है। जितनी पीएससी की मीटिंग्स होती थी, हर मीटिंग के अंदर चीखा चिल्ली होती थी। ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, ये स्वराज नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करने आई हूं, आज आपको चुनना है। या तो आप मुझे चुन लीजिए या आप इनको चुन लीजिए। दरअसल केजरीवाल को इस बात का मलाल था कि 2014 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद योगेंद्र भूषण गुट ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में इन्हें हराने की कोशिश की। लेकिन जिनको प्योर मानकर केजरीवाल ने अपने साथ रखा था, उसमें से केजरीवाल के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री मामले में जेल गए तो एक विधायक मनोज कुमार जमीन पर कब्जा करने के मामले में। इसके बाद केजरीवाल ने अपनी ईमानदारी का सिक्का तब उछाला जब पिछले साल अक्टूबर में अपने खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान को हटा दिया था, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। आज तक ब्यूरो। हमारी इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।